गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग फ्रेजल वर्ब के प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब का ये पहला प्रैक्टिस सेशन होगा। इसके पहले हम लोगों ने प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस सेशन को देखा है। प्रीपोजिशन के कुल 3 प्रैक्टिस सेशन है। ये फ्रेजल वर्ब का पहला प्रैक्टिस सेशन है। इस फ्रेजल वर्ब के प्रैक्टिस सेशन को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले के जो फ्रेजल वर्ब के वीडियो हैं तो 1 से लेकर 5 तक है, जिसमें डे 19 से लेकर डे 23 तक का चर्चा किया गया है। आप उस फ्रेजल वर्ब के वीडियोस को पहले देख लें, इसके बाद ही आप इस प्रैक्टिस सेशन को देखें तो आपको बात पूरी तरह से समझ में आएगा। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में किसी ना किसी वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी जो सवाल हैं ये प्रीवियस ईयर्स के सवाल हैं और ये इनके आने के चांसेस अक्सर ये बने रहते हैं। तो चलिए हम अपने इस प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। चलिए सवाल नंबर 1 आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि द आर्मी चीफ कॉल्ड द प्रेसिडेंट। ठीक है, हिंदी क्या निकलना चाहिए कि जो आर्मी जो चीफ है वो उन्होंने प्रेसिडेंट से मुलाकात की, प्रेसिडेंट से भेंट की। चलिए पहले कॉल के साथ हम देखते हैं कि कौन कौन से फ्रेजल वर्ब यहाँ पर अवेलेबल हैं हमारे पास। देखिए इसमें कॉल के साथ 2 फ्रेजल वर्ब हम देख रहे हैं, एक है कॉल ऑन और एक है कॉल फॉर। ठीक है ना। कॉल के साथ हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में 2 तरह का फ्रेजल वर्ब देख रहे हैं। अगर आप पिछले वीडियोस को देखेंगे जो फ्रेजल वर्ब के हैं तो उसमें इन दोनों फ्रेजल वर्ब की चर्चा किया गया है, कॉल ऑन और कॉल फॉर। कॉल ऑन का अर्थ होता है भेंट करना, अगर आप किसी से भेंट करते हैं आप कॉल ऑन करते हैं। और कॉल फॉर का मतलब होता है कि किसी चीज का सार्वजनिक तौर पर डिमांड करना, मांग करना। तो कॉल फॉर का अर्थ होता है मांग करना। अगर सरल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होता है मांग करना। चलिए यहाँ पर मांग करने का, इस सवाल में मांग करने का कोई सेंस नहीं है। सेंस है भेंट करने का कि जो आर्मी चीफ है उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। अतः हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए कॉल के साथ ऑन होना चाहिए। तो हमारा जो 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए हमने आपका यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक आंसर शीट बना दिया है। ठीक है, जब आप इस पूरे वीडियो को देख लें तो आप आंसर शीट पर नजर जरूर डालें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दे आर कोपिंग पॉवर्टी। ठीक है ना, दे आर कोपिंग पॉवर्टी। देखिए कोप के साथ क्या मामला है, कोप के साथ विथ लगता है। ठीक है ना, कोप के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो कोप विथ का मतलब होता है उसको मैनेज करना, सामना करना, झेलना। अगर आप कोई चीज को कोप विथ करते हैं, कोप विथ एक बहुत ही चर्चित फ्रेजल वर्ब है। समझिए कि ये लगभग तमाम तरह के परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो कोप विथ का मतलब क्या होता है, झेलना, सामना करना, कर पाना उस चीज को। अगर सिनोनिम्स के तौर पर कहें तो इसका सिनोनिम्स होगा मैनेज। ठीक है ना, और इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो सामना करना, झेलना। अगर आप किसी चीज को कोप विथ करते हैं आप उसको झेलते हैं। कोप के साथ विधि लगता है, कोप के साथ बाई या कोप के साथ कोई दूसरे प्रीपोजिशन संभव नहीं है। एक अकेला फ्रेजल वर्ब है। अब इसके साथ कोई और फ्रेजल वर्ब संभव नहीं है। हाँ, एक कोप के साथ एक ब्लंडर करके दिया जाता है, ठीक है ना, कॉमन एरर के तौर पर, कोप अप विथ। थोड़ा सा इसको भी एक बार देख लिया जाए। कोप अप विथ डाल करके ना कॉमन एरर पूछा जाता है। और हमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोप अप विथ में जो है ना, विथ जो है अनावश्यक है। मतलब कोप अप विथ में अप नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोप अप विथ में जो अप है वो फालतू है, इसे हटा दिया जाए। तो यदि किसी सवाल में यदि कोप अप विथ आ जाए तो इसका मतलब है कि इसी पार्ट में गलत है और अप के जगह पर वहां पर केवल और केवल विथ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस मतलब हम क्या देख रहे हैं कि दे आर कोपिंग पॉवर्टी। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि वे गरीबी को झेल रहे हैं, गरीबी की सामना कर रहे हैं। पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि हमारा 2 का राइट आंसर सी होना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। चलिए कह रहे क्या, आई एम बैंकिंग योर सपोर्ट। आई एम बैंकिंग योर सपोर्ट, मैं तुम्हारे समर्थन पर निर्भर कर रहा हूं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बैंक ऑन और बैंक अपॉन का मतलब होता है
ठीक है ना। अगर आप किसी चीज पर बैंक ऑन करते हैं, बैंक अपॉन करते हैं, तो आप उस पर भरोसा करते हैं। तो मैं तुम्हारे सपोर्ट पर निर्भर हूं, तुम्हारे सपोर्ट पर भरोसा करता हूं। ठीक है, बैंक ऑन एक बहुत ही बढ़िया फ्रेजल वर्ब है। देखिए, निर्भर करने के लिए 3 वर्ड है, भरोसा करने के लिए 3 वर्ड है, एक है बैंक है, एक है काउंट है, और एक जो है वो क्या कहते हैं, रिलाई है। ठीक है ना। ये तीनों के तीनों अपने साथ, ये 3 जो है ना वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब हैं, जो कि फ्रेजल वर्ब बनाते हैं ऑन लेकर के। फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने क्या देखा है कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन अथवा वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। तो चलिए, बैंक ऑन, काउंट ऑन और रिलाई ऑन, तीनों का एक ही अर्थ होता है, भरोसा करना। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि मैं तुम्हारे सपोर्ट पर भरोसा कर रहा हूं। इसका मतलब है कि बैंक के साथ केवल और केवल ऑन आना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो थर्ड का राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है ना, डी में ना ऑन मेंशन है। चलिए, 3 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इसको एक बार बढ़िया से देखा जाए। बहुत ही यूनिक टाइप का ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार देखने को नहीं मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चन देखा है वो टू मच रिपीटेड सवाल है, बहुत बार वो पूछे गए हैं। ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा सा बाकी से हट करके ये दिया गया सवाल है। क्या कह रहा है, क्या कि सी एग्ड हर हस्बैंड टू किल हर फादर इन लॉ, उसने अपने पति को उकसाया, है ना, क्या करने के लिए, अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर की हत्या करने के लिए। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया है और लाजवाब फ्रेजल वर्ब है। एक वैसे तो एक का मतलब अंडा होता है, लेकिन एक ऑन एक फ्रेजल वर्ब बनाता है। ठीक है ना, अगर आप किसी को एक ऑन करते हैं, आप उसे उकसाते हैं, आप उसे उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं कुछ गलत करने के लिए, आप गलत करने के लिए इनकरेज करते हैं। तो एक ऑन का मतलब क्या होता है, इनकरेज। इनकरेज, ठीक है ना, मतलब प्रोत्साहित करना गलत सेंस में। इसके लिए एक और बढ़िया फ्रेजल वर्ब है गोड, है ना। गोड का भी मतलब होता है उकसाना, और गोड भी अपने साथ ऑन लेता है। तो उकसाने, प्रेरित करने गलत सेंस में हमारे पास 2 अच्छे फ्रेजल वर्ब हैं, एग ऑन एंड गोड ऑन। चलिए, अब सवाल को अगर हम देखते हैं तो क्या कर रहा है कि सी एग्ड हर हस्बैंड टू किल हर फादर इन लॉ। अब यहाँ एक के साथ हमने कहा, क्या कहा कि एक के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन संभव है और वह है ऑन। अब हम ऑन को तलाशेंगे कि ऑन किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन डी में है। अतः हमारा 4 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। 4 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। चलिए, कर क्या सी सडनली सी हैंग्ड द फोन ऑन मी। देखिए, अगर हैंग दिया है शब्द, अगर हैंग दिया है और उसमें फोन भी दिया है, सवाल में शब्द एक हैंग दिया है और एक फोन दिया है, तो हैंग का मतलब होता है ना, देखिए हैंग अपने साथ, फोन के मामलों में हैंग अपने साथ अप लेता है। ठीक है ना, हम हैंग के साथ अप का प्रयोग करते हैं। जब फोन का सेंस निकल जाए तो हम हैंग अप का प्रयोग करते हैं, और हैंग अप का मतलब होता है कि फोन को काट देना, सामने वाले के काटने से पहले ही फोन को काट देना, यह हैंग अप कहलाता है। अगर सामने वाले ने बातचीत जारी रखा है लेकिन आपने बीच में फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो आपने उसे हैंग अप किया। हैंग अप और एक और फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। देखिए, फोन के मामलों में 2 फ्रेजल वर्ब का जबरदस्त इस्तेमाल होता है, हैंग अप और पुट डाउन। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है कि फोन को डिस्कनेक्ट कर देना, सरल भाषा में लिखे तो फोन काट देना। ठीक है ना, अगर आप बात करते करते फोन काट देते हैं तो आप उसको हैंग अप करते हैं अथवा आप पुट डाउन करते हैं। पुट डाउन का और भी अर्थ है। ठीक है ना, केवल फोन के सेंस में पुट डाउन का यूज नहीं होता है, इसके और भी यूजेज हैं, हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। चलिए, सवाल क्या कर रहा है, सडनली सी हैंग्ड द फोन ऑन मी। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब उसने मेरे फोन काटने से, मेरे बात खत्म होने से पहले ही फोन काट दिया। मैं अपना बात खत्म करूं इसके पहले ही उसने फोन काट दिया। अब हैंग दे दिया है, हैंग के साथ केवल और एक ही एडवर्ब संभव है और वह अप, और दूसरा संभव है ही नहीं कि हम उसके बारे में सोचे भी। तो यहाँ पर अगर हैंग दिया है हमें अप लेके चलना चाहिए। वाक्य में अगर पुट दिया होता तो हम क्या इस्तेमाल करते, डाउन इस्तेमाल करते। अतः ये हैंग अप में
अब ऑप्शन हम लोग ए में देखते हैं, तो 5 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 5 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर मूव कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 को देखा जाए। चलिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहे कि आई एम वेटिंग फॉर द वेदर टू लेट। ठीक है ना, मैं मौसम का इंतजार कर रहा हूं। मौसम को क्या होने के लिए, आमतौर पर व्यक्ति किसका इंतजार करता है कि मौसम बिगड़े, इसका इंतजार करता है नहीं, इंतजार करता है कि मौसम सुधरे। ठीक है ना, सवाल क्या करे कि आई एम वेटिंग फॉर द वेदर टू लेट। ठीक है ना, अब लेट के साथ 3 तरह का फ्रेजल वर्ब ये पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। उसमें क्या बताया गया था, लेटअप का मतलब होता है सुधार, सुधारना। लेटअप का मतलब होता है इंप्रूव, अगर अंग्रेजी में कहते हैं इंप्रूव, सुधारना, और ये मौसम के लिए ही इस्तेमाल होता है। अगर मौसम अगर लेटअप होता है तो वो सुधरता है। चलिए उसमें और बताया गया था, एक था लेट ऑफ। आप पिछला अगर वीडियोस अगर आपने देखा है तो आप इसको पाएंगे लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को सजा दिए बगैर छोड़ देना। ठीक है ना, आप किसी को सजा नहीं देते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। तो लेट ऑफ का मतलब क्या होता है, बिना सजा दिए छोड़ देना। सरल भाषा में लिख रहे हैं, बिना सजा दिए छोड़ देना। अगर आप किसी को लेट ऑफ करते हैं, आप इसको इसी तरह से जाने देते हैं। चलिए लेट डाउन, और भी हमारे पास तीसरा है लेट के साथ फ्रेजल वर्ब। ये 3 टॉप क्लास के फ्रेजल वर्ब हैं। अब देखिए फ्रेजल वर्ब एक ऐसा चीज है जो कि बहुत ही सबसे ज्यादा, अगर अंग्रेजी में कोई अगर सेक्शन पीड़ा पहुंचाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वह है फ्रेजल वर्ब। अगर फ्रेजल वर्ब पर अगर आपका कमांड हो गया तो आप भीड़ से, जो कैंडिडेट के जो भीड़ है, आप उनसे अलग हो जाइएगा। ठीक है, फ्रेजल वर्ब पर कमांड करना थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन असंभव नहीं है। प्रैक्टिस के माध्यम से आप इस पर कमांड कर सकते हैं। चलिए तो लेट डाउन का मतलब क्या होता है, निराश करना। अगर आप किसी को लेट डाउन करते हैं, आप उसको निराश करते हैं। चलिए अब यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि मौसम में सुधार हो, सुधरने की बात कही जा रही है। इसके लिए हमारा जो फ्रेजल वर्ब होना चाहिए वो लेटअप होना चाहिए। लेटअप में हम अब कहां देख रहे हैं, तो ऑप्शन बी में देख रहे हैं। 6 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए हम लोग 7 की ओर अब मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, द नंबर यू डायल्ड इज बिजी, यानी कि जो नंबर आपने डायल किया है वो बिजी है। ठीक है, अच्छा कह रहा है क्या, प्लीज डाउन योर फोन एंड ट्राई अगेन। मतलब कि आपका जो डाउन दे दिया गया है, अब मेन वर्ड रखना है। तो हम डाउन, अभी जस्ट बात हुआ है कि हम किस वर्ड के साथ डाउन रख करके टेलीफोन को काटने की बात करते हैं। अभी मैंने कहा था हैंग अप, और एक वर्ड था पुट डाउन। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें पुट देखना होगा, और पुट जो है ऑप्शन डी में है। अतः हमारा जो 7 का राइट आंसर होगा वो डी होगा। बहुत ही सरल है। देखिए आप केवल प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आप फ्रेजल वर्ब के, प्रीपोजिशन के, इडियम्स के आप मास्टर हो जाइएगा। बस केवल रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 8 क्वेश्चन क्या कहता है कि चार्जेस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, द अपोजिशन, ठीक है ना, डिमांडेड सीबीआई इंक्वायरी। चलिए इसको थोड़ा सा समझा जाए। पेपर में इस तरह के वाक्य आपको नॉर्मली मिलने वाले हैं। उसने प्राइम मिनिस्टर पर चार्ज लगाया, अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर पर चार्ज लगाया, और क्या डिमांड किया कि सीबीआई इंक्वायरी हो। चार्ज लगाने के लिए आप याद कीजिए, अगर पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आप याद कर सकते हैं कि चार्ज मतलब आरोप लगाने में, ठीक है ना, आरोप लगाने का अंग्रेजी लेवल होता है। आरोप लगाने में चार्ज का मतलब हो गया आरोप, थोड़ा समझा जाए। चार्ज का मतलब हो गया आरोप। अब आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कहा, अपोजिशन ने क्या कहा, आरोप लगाते हुए, प्राइम मिनिस्टर पर आरोप लगाते हुए अपोजिशन ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर डाली। ओके, तो चार्ज को हम क्या करते, लेबल करते हैं। और लेबल इसलिए भी हम लिखेंगे क्योंकि आगे अगेंस्ट है। लेबल ही एक ऐसा वर्ड है जो कि अपने साथ अगेंस्ट लेता है। पहले हम इसे समझते हैं। वाक्य में अगेंस्ट भी दिया हुआ है, अगर अगेंस्ट नहीं होता तो हम कोई और वर्ड पर विचार करते हैं, लेकिन अगेंस्ट होने के कारण चार्ज को हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे। तो हमारा करेक्ट वाक्य क्या होना चाहिए, लेबलिंग चार्जेस।
है ना, चार्ज, है ना, आरोप लगाते हुए। इसका मतलब है कि हमें लेवल का इस्तेमाल करना है। 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है? डी होने वाला है। 8 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। 9 को देखते हैं। चलिए 9 क्वेश्चन क्या है? इन ए सीवियर इनकाउंटर, बहुत जबरदस्त इनकाउंटर हुआ, ठीक है। सेवरल मिलिटेंट्स वेयर डाउन बाय द आर्मी, ठीक है। कई जो मिलिटेंट्स थे, मिलिटेंट का मतलब क्या होता है? आतंकवादी। अगर कोई व्यक्ति मिलिटेंट है तो आतंकवादी है। पहले वर्ड को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। मिलिटेंट का मतलब हम समझेंगे आतंकवादी, ठीक है ना। और इनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़। ये सब वर्ड आप जानते हैं, फिर भी एक बार आप हमसे रिवीजन कर लें, ठीक है ना। मुठभेड़ और सीवियर का मतलब जबरदस्त। सीवियर का मतलब भयंकर, सरल भाषा में समझे। एक भयंकर मुठभेड़ हुआ जिसमें कि कई आतंकवादी आर्मी द्वारा क्या कर दिए गए। अब ऑप्शन पर विचार करते हैं। देखिए इसमें 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक हो सकता है पुट, क्योंकि आगे डाउन है, तो एक वर्ड, एक फ्रेजल वर्ब हो सकता है पुट डाउन। अच्छा, दूसरा फ्रेजल वर्ब हो सकता है मो डाउन, माउ डाउन, ठीक है ना। वो पास्ट टेंस में माउड हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो पुट डाउन का मतलब होता है दबा देना। अभी तो फोन वाली बात हुई, लेकिन पुट डाउन के और भी अर्थ हैं। तो एक पुट डाउन का मतलब होता है ना क्रश। एक पुट डाउन का मतलब होता है क्रश, दबा देना, कुचल देना, ठीक है ना। अगर आप किसी को पुट डाउन करते हैं आप उसे कुचल देते हैं। और एक मो डाउन का मतलब होता है किल, मार देना, ठीक है। चलिए इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो किल, मार देना। अब बताइए क्या किया जाएगा? आर्मी द्वारा मिलिटेंट को कुचला जाएगा? ये सही है कि आर्मी द्वारा मिलिटेंट को किल कर दिया जाएगा? तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर किल का सेंस निकलता है, ठीक है। अगर किल वाली बात मोर डाउन नहीं होता तो फिर हम पुट डाउन पर विचार कर सकते थे। लेकिन चूंकि आर्मी क्या करेगा? मिलिटेंट को कुचलेगा नहीं, उसको किल कर देगा। अतः राइट आंसर हमारा मोर डाउन होना चाहिए, जो कि उसमें ईडी लग जाने से पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर मोर डाउन हम किस में देखते हैं? ऑप्शन बी में। 9 का आंसर जो होगा वो बी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए 10 क्वेश्चन को देखा जाए। ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम योर वुंड, तुम्हारे घाव से ना ब्लड चू रहा है। देखिए पिछले फ्रेजल वर्ब में आपको ये बताया गया था, ऊज का मतलब होता है चूना, टपकना। यदि कोई चीज ऊज करता है तो टपकता है, चूता है। और उसके चूंकि बाहर निकलेगा ना, खून कहाँ निकलेगा? अंदर जाएगा कि बाहर निकलेगा? टपकेगा तो खून जो होगा बाहर निकलेगा। स्वाभाविक है कि आपको रटने का यहाँ झमेला नहीं होना चाहिए। ऊज आउट का मतलब होता है रिसाव होना, बाहर निकलना, चूना टपकना। यदि कोई लिक्विड आपके शरीर से अगर रिसाव होता है, चूता है, टपकता है, तो वो ऊज आउट होता है, चूना टपकना। अब बताइए खून क्या होता है ना? जो उंड है, घाव से खून क्या होगा? रिसाव होगा, अथवा चूएगा अथवा टपकेगा। यहाँ पर हमारे साथ उसके साथ क्या हमारा पास फ्रेजल वर्ब होना चाहिए? आउट होना चाहिए। हम कहाँ देख रहे हैं? ऐसा ऑप्शन बी में है। 10 का राइट आंसर बी होगा। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द चेयर पर्सन प्रिजाइडेड द मीटिंग। देखिए प्रिजाइड के साथ ओवर लगता है। प्रिजाइड के साथ केवल एक ही फ्रेजल वर्ब बनता है। प्रिजाइड ओवर का मतलब होता है अध्यक्षता करना। ये बहुत ही जबरदस्त ये फ्रेजल वर्ब है। आप ऐसे समझिए कि ये बहुत ही जबरदस्त फ्रेजल वर्ब है, प्रिजाइड ओवर। अगर कोई व्यक्ति कोई मीटिंग को अगर प्रिजाइड ओवर करता है तो उसकी वो अध्यक्षता करता है, ठीक है ना। प्रिजाइड ओवर का मतलब होता है अध्यक्षता करना। आपने जीएस में पढ़ा होगा, यदि लोकसभा का और राज्यसभा का दोनों का ज्वाइंट सिटिंग हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा का अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए तो यही बात को द स्पीकर, मतलब लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? द स्पीकर प्रिजाइडेड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि संसद का जो ज्वाइंट सेशन था, संयुक्त अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो स्पीकर ने किया। तो प्रिजाइड ओवर एक बहुत ही जबरदस्त वर्ड है। चलिए बहुत सरल है लेकिन बनाना इनको
चलिए करे कि द चेयरपर्सन प्रिजाइडेड द मीटिंग। अब यहाँ पर ओवर की जरूरत है नहीं, 11 का राइट आंसर हमारा ए बनेगा, 11 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 12 की ओर मूव कर रहे हैं। चलिए 12 कह रहा है क्या, ही इज द पॉपर, है तो कंगाल, पॉपर का मतलब कंगाल, ठीक है ना, बट पाइंस ए कार, लेकिन एक कार की कामना करता है। देखिए कामना करना, इच्छा करना के लिए जितने भी वर्ब हैं, है ना, ये पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो पाएंगे वो सभी के सभी फोर लेते हैं, ठीक है। कामना करने, इच्छा करने के लिए जितने भी वर्ड हैं सभी के सभी फोर लेते हैं। अब उसमें 3-4 वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, यर्न, क्रेव, ठीक है ना, पाइन, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और एक हम ले लेते हैं हैंकर, ठीक है ना। इन तीनों का, इन चारों का मतलब होता है इच्छा करना, कामना करना, लालसा रखना, एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है। सिंपल भाषा में कहें तो कामना करना, अभिलाषा रखना, ठीक है ना, आप जो भी हिंदी कह दीजिए, भाव एक ही है। ये सभी के सभी अपने साथ क्या लेते हैं, सभी के सभी अपने साथ फोर लेते हैं। तो चलिए है तो कंगाल, लेकिन कामना किसका रखता है, एक कार की कामना रखता है। फोर देखना होगा तो 12 का राइट आंसर हमें सी मिलेगा, ठीक है ना, 12 का राइट आंसर हमें सी मिलेगा। आइएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन को देखा जाए। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है क्या, ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, द गवर्नमेंट डिड इट्स बेस्ट, सरकार ने अपने सबसे अच्छा कोशिश किया, ठीक है, टू अप द प्रोडक्शन ऑफ पीपी किट। देखिए पहले देश में पीपी किट नहीं बनता था, लेकिन जब कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ, तो पीपी किट का निर्माण होने लगा, और सरकार ने अपना भरसक प्रयास किया कि पीपी किट के उत्पादन को बढ़ाया जाए, क्योंकि देश में ना इसका भारी डिमांड था। तो बढ़ाने के लिए वर्ड अब हमें देखना है, हमें आगे अप दे दिया गया है, हमें आगे अप दे दिया गया है। अब हम कौन सा वर्ड लगाएंगे तो इसका अर्थ बढ़ना होगा या बढ़ाना होगा। तो एक वर्ड, बहुत ही फेमस वर्ड उस समय चर्चा में था, वह रैंप था, ठीक है ना। आप फ्रेजल वर्ब के वीडियो में, पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया गया है। अगर आप किसी चीज को रैंप अप करते हैं तो आप उसको बढ़ा देते हैं, बाकी किसी भी वर्ड के साथ अप लग करके बढ़ाने वाली बात नहीं होगी। क्रैम्प अप का कोई मतलब नहीं है, रैंप अप ही एक सही वर्ड है, ठीक है ना। तो रैंप अप का मतलब होता है टू इंक्रीज, बढ़ा देना। अब सरकार ने अपना भरसक कोशिश किया लॉकडाउन के दौरान पीपी किट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर क्या चीज की जरूरत है, रैंप की जरूरत है। रैंप हम ऑप्शन बी में देखते हैं। 13 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ऑल टिकट्स हैड बीन सोल्ड बिफोर द मूवी स्टार्टेड टू प्ले। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे टिकट बिक गए थे मूवी के शुरू होने के पहले। किसी चीज का पूरी तरह से बिक जाना, एक भी पीस नहीं रहना, इसके लिए फ्रेजल वर्ब, बहुत फेमस फ्रेजल वर्ब है सेल ऑफ। देखिए सेल के साथ दो फ्रेजल वर्ब पहले भी बताया गया था, एक था सेल ऑफ और एक है सेल आउट। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सेल ऑफ का मतलब होता है कम कीमत में बेचना, कीमत गिरा करके। अगर आप कोई सेल ऑफ करते हैं, ठीक है, अभी जैसे कि अभी फेस्टिवल आने वाले हैं, इसमें क्या होंगे, बहुत सारी चीजों का ना कीमत गिराकर बेचा जाएगा। जो डिफेक्टिव आइटम होंगे उन्हें सस्ते में बेचा जाएगा, ठीक है। तो कम कीमत में बेचना, ये हो गया आपका सेल ऑफ। किसी चीज का पूरी तरह से बिक जाना वो होता है सेल आउट, ठीक है ना। सेल आउट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से बिक जाना, खासतौर पर टिकट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, पूरी तरह से बिक जाना। चलिए अब हम बात करते हैं, कह रहा है क्या कि ऑल टिकट्स हैड बीन सोल्ड। सारे टिकट, यहाँ कम दाम वाली बात ही नहीं है, कम कीमत पर वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर बात है कि पूरी तरह बिक जाना, एक भी पीस नहीं रहना। तो क्या कह रहा है कि ऑल टिकट्स, सारे टिकट बिक गए थे, ठीक है ना, मूवी स्टार्ट होने के पहले। अब यहाँ पर सेल के साथ आउट की जरूरत है, तो 14 का आंसर हमारा डी होना चाहिए, ठीक है, 14 का आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते हैं हम नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए कह रहे क्या, दे आर ट्राइंग टू ग्लॉस द रियल नेचर ऑफ प्रॉब्लम। देखिए
ग्लॉस के साथ एक ही केवल फ्रेजल वर्ब मौजूद है, ग्लॉस के साथ ओवर लगता है, ठीक है ना। ग्लॉस ओवर का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज को आप ग्लॉस ओवर करते हैं तो आप उसे छिपाते हैं, ढकते हैं, ठीक है ना, आप उसको कंसील करते हैं, कवर करते हैं। ग्लॉस ओवर का मतलब हम समझ सकते हैं कवर ढकना या कंसील छिपाना, ठीक है ना। अब जो वे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, समस्या के जो रियल नेचर है, जो समस्या का जो रियल नेचर है ना, उसको वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ढकने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लॉस के साथ केवल एक ही फ्रेजल वर्ब मौजूद है और वो होता है ग्लॉस ओवर। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, छिपाने के लिए, ढकने के लिए ग्लॉस ओवर होना चाहिए, और ऐसा ओवर जो है ना वो ऑप्शन बी में है। 15 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए, आफ्टर ए लॉन्ग गैप शी वांट्स टू एम्बार्क ए न्यू कैरियर। एक लंबे गैप के बाद वो एक नया कैरियर को शुरू करना चाहती है। एम्बार्क के साथ ऑन लगता है, एम्बार्क ऑन का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। हमारा 16 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है शुरू करना, ये बहुत ही चर्चित ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 की ओर देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ही फेल द लैडर एंड इंजर्ड हिमसेल्फ बैडली। वो क्या है, लैडर से गिरा, सीढ़ी से गिरा और खुद को गंभीर रूप से चोटिल कर लिया। देखिए, अगर आप ऊंचाई से गिरते हैं, कोई ऊंचाई से गिरते हैं, जैसे कि सीढ़ी कोई ऊंचा चीज होता है, तो अगर ऊंचाई से गिरने के लिए बहुत ही फेमस ये फ्रेजल वर्ब है फॉल ऑफ। अगर आप कहीं से फॉल ऑफ करते हैं तो आप किसी ऊंचाई से जाके गिरते हैं। फॉल ऑफ का मतलब होता है ऊंचाई से गिरना, तो वो सीढ़ी से गिरा, सीढ़ी कोई ऊंचा चीज होता है। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा इसमें ओ डबल एफ होना चाहिए। 17 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। 17 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। 18 क्या कहता है, चलिए, सी ऑफन फॉल विथ हर नेबर्स। देखिए, एक बहुत ही फेमस फ्रेजल वर्ब है, पिछले वीडियोस में इसका चर्चा किया गया है। फॉल आउट विथ, अगर आप किसी से फॉल आउट विथ होते हैं तो आप उससे झगड़ते हैं और झगड़ करके अपनी दोस्ती खत्म कर लेते हैं, अच्छे संबंध बिगाड़ लेते हैं। कह रहा है क्या कि वो अक्सर अपने पड़ोसियों से लड़ पड़ती है और लड़ करके अपने रिश्ते को बिगाड़ लेती है। इसमें फॉल आउट विथ होना चाहिए, यही फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ऑप्शन हम क्या देखते हैं, ऐसा ऑप्शन सी में है, हमारा 18 का राइट आंसर होगा सी होगा। चलिए सवाल नंबर 19 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 19 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होने वाले हैं। चलिए करेंगे, पीपल हैव बिकम फेड विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर, ठीक है ना। लोग जो हैं अभी वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है, वर्तमान समय में जो चीजें हैं उससे वो तंग आ चुके हैं, उब चुके हैं। इसका मतलब ये है, फेड आ गया ना, तो फेड का मतलब ये होता है उब जाना, तंग आ जाना। नाउ आगे क्लू भी दिया है, नाउ दे वांट ए चेंज, अब वो परिवर्तन चाहते हैं। मतलब लोग जो है ना वो मौजूदा परिस्थिति से उब गए हैं और वो परिवर्तन चाहते हैं। चलिए, फेड के साथ बस आगे भी थे, आगे भी थे तो फेड अप विथ होता है, ठीक है ना। तो फेड अप विथ होता है, अगर आप किसी से फेड अप विथ करते हैं तो आप उससे उब जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फेड अप विथ का मतलब होता है उब जाना। लोग जो है वो मौजूदा परिस्थिति से उब गए हैं, यहाँ पर हमें आपकी जरूरत है, ठीक है। विथ तो बाद में दिया हुआ है, राइट आंसर 19 का आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। 20 क्या करा है, करे कि आफ्टर ए सीरीज ऑफ फेलियर, सफलता का एक लंबी कड़ी के बाद काफी असफलता, सीरीज ऑफ फेलियर हुआ ना, मतलब कि एक सफलता, दो असफलता, तीन असफलता, काफी असफलता झेलने के बाद हिज पेशेंस फाइनली गिव, उसका जो धीरज था, धैर्य था, वो खत्म हो गया, ठीक है ना। धीरज या धैर्य था ना, वो खत्म हो गया। देखिए, एक बहुत ही बढ़िया फ्रेजल वर्ब है गिव आउट। देखिए, गिव आउट के कई अर्थ हैं, ठीक है ना। गिव आउट के कई अर्थ हैं, सॉरी गिव अप नहीं होगा, गिव आउट होना चाहिए। गिव आउट के कई अर्थ हैं, लेकिन खत्म होने के सेंस में भी एक गिव आउट का प्रयोग होता है। अगर आपका पेशेंस खत्म हो गया तो आपका पेशेंस गिव आउट हो गया। गिव अवे का अलग मतलब होता है। देखिए, उसमें ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो गिव अवे भी दिया है, लेकिन इसका मतलब होता है गिव अवे मतलब देना, गिव अवे का मतलब होता है हार जाना, कोई मुकाबला हार जाना, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना वो खत्म होने का सेंस नहीं है, लेकिन गिव आउट में ना खत्म होने का सेंस है। तो हमारा राइट आंसर इसमें होना चाहिए, गिव आउट होना चाहिए। 20 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखा जाए।
चलिए ये थोड़ा सा इस तरह से बनाया गया है, ये 1 से 10 है, ये 11 से 20 है। चलिए 21 को यहाँ थोड़ा स्पेस का कमी है, 21 को यहाँ मैनेज किया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर शीट बहुत क्लियर है, ठीक है ना। 21 आपका यहाँ से बनना चाहिए, यहाँ से 1 से 10 के बीच है, यहाँ से 11 से 20 के बीच है, यहाँ से 21 से 30 के बीच आपको आंसर शीट दिया जाएगा। टोटल हम लोग 30 सवाल के प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 21। करेक्ट, दे शुड आयरन द डिफरेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ पार्टी। हिंदी क्या निकल रहा है कि उन्हें, लोगों को, ठीक है ना, अपने जो मतभेद है उनको दूर कर लेना चाहिए पार्टी के कल्याण के लिए। वेलफेयर मतलब कल्याण होता है। चलिए आयरन आउट, बस आयरन के साथ एक ही फ्रेजल वर्ब है। देखिए जिसके साथ एक फ्रेजल वर्ब है ना उसको समझना आसान है, जिनके साथ 2 3 4 5 6 होते हैं ना वो थोड़ा सा मुश्किल पैदा करते हैं। लेकिन आयरन के साथ केवल आउट ही होता है। आयरन आउट का मतलब दूर करना। अगर आप कोई समस्या को आयरन आउट करते हैं, आप उसे दूर करते हैं, तो क्या कहा गया है कि उन्हें पार्टी के कल्याण के लिए अपने मतभेद को दूर कर लेना चाहिए। ओके, तो चलिए 21 का राइट आंसर, हम आयरन के साथ आउट की बात कर रहे हैं, ऐसा ऑप्शन डी में है। चलिए अब हम आते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए न्यू पैंडेमिक हैज ब्रोकन इन यूरोप। करेगा कि एक नया महामारी, पैंडेमिक का मतलब होता है कि वैसी महामारी जो कि विश्व में फैल गई है, तो एक नया महामारी यूरोप में फैल गई है। ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू हो जाना, फैल जाना। ब्रेकआउट बहुत ही फेमस, ठीक है ना। ब्रेकआउट एक बहुत ही फेमस फ्रेजल वर्ब है। अगर कोई चीज ब्रेकआउट होता है तो वो गलत चीज होता है और वो शुरू हो जाता है। किसी गलत चीज का शुरू होना ब्रेकआउट होता है, जैसे युद्ध, जैसे कि महामारी, ठीक है ना। किसी गलत चीज का शुरू हो जाना ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पर क्या सवाल कर रहा है कि एक नया महामारी यूरोप में फैल गई है, शुरू हो गई है, इसके साथ ब्रेक के साथ आउट होना चाहिए। 21 का राइट आंसर हमारा, सॉरी 22 का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है। हिज कार ब्रोक ऑन द वे यस्टरडे। उसका कार है ना कल रास्ते में खराब हो गया। तो खराब होने के लिए ब्रेक डाउन और कोई चीज को शुरू होने के लिए ब्रेकआउट, अभी जो की बात हुआ है। अगर कोई चीज, यदि कोई मशीन ब्रेक डाउन होता है, पहले आप ऐसे समझिए, कोई मशीन यदि ब्रेक डाउन होता है तो चलते चलते वो खराब हो जाता है। मशीन के सेंस में ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, ठीक है। ये कह रहा है क्या, सवाल क्या कर रहा है कि कल कार रास्ते में खराब हो गया था, ब्रेक के साथ डाउन लगाने की जरूरत है। 23 का राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। चलिए अब हम आते हैं 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए। चलिए ही इज गुड एट गेटिंग हिज आइडिया। देखिए गेट अक्रॉस, हम लोगों ने इसके पहले भी वीडियो में गेट अक्रॉस के बारे में पढ़ा है। गेट अक्रॉस का मतलब होता है अपनी बात कह पाना, तो वो अपनी बातों को कहने में अच्छी है, ठीक है ना, वो पब्लिक को नोन कराती है। यहाँ पर गेट के साथ क्रॉस होना चाहिए। 24 का राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ही इज डिटरमिन्ड टू गेट द ट्रूथ। इसका तात्पर्य क्या है कि वह सच्चाई पर जाने के प्रति एकदम डिटरमिन्ड है, ठान लिया है कि सच्चाई तक तो पहुंच ही जाएंगे। और इसके लिए बहुत फेमस है कि किसी सच्चाई तक पहुंच जाना, किसी पॉइंट तक पहुंच जाना, गेट एट, गेट के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। नंबर हमारा 25 का राइट आंसर ए होगा। चलिए हम लोग 26 सवाल की ओर मूव करते हैं। करे क्या, आई गॉट द बस दिस मॉर्निंग। करे क्या, ऑफ, फ्रॉम, ऑफ और ए साइड। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आज सुबह मैं बस से उतरा। यहाँ उतरने के लिए फ्रेजल वर्ब मौजूद है, चढ़ने के लिए नहीं। आप तो ये भी कह सकते हैं कि सर मैं आज सुबह बस में चढ़ा, लेकिन चढ़ने के लिए जो फ्रेजल वर्ब होना चाहिए वो ऑप्शन में नहीं है। चलिए देखिए चढ़ने के लिए और उतरने के लिए क्या फ्रेजल वर्ब है, गेट इन। कार के सेंस में गेट इन, अगर कार में चढ़ते हैं तो गेट इन। और ये कार के मामलों में मैं बात कर रहा हूं, कार में चढ़ते हैं तो गेट इन, और कार से उतरते हैं तो इन का अपोजिट क्या होता है, आउट। थोड़ा ध्यान दिया जाए, गेट आउट। देखिए ये उतरना और ये चढ़ना, लेकिन किस मामलों में, कार के मामलों में।
ठीक है ना, दूसरे वाहन के मामलों में नहीं। बाकी जितने भी वाहन है जैसे बस, ट्रेन, प्लेन, जहाज, पानी वाला जहाज, शिप, इन सब मामलों में चढ़ने के लिए गेट ऑन और उतरने के लिए गेट ऑफ। ऑन का अपोजिट क्या होता है? ऑफ होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। गेट ऑफ, गेट ऑफ मतलब उतरना और गेट ऑन मतलब चढ़ना। अब देखिए तो क्या आपको लग रहा है इसमें इन तो है नहीं, कार ऐसे है भी नहीं, है तो बस, तो इसका मतलब है कि हमारे ये दोनों कैंसिल, हमारे ये दोनों कैंसिल। गेट के साथ फ्रॉम तो लगता ही नहीं है, कहीं फ्रॉम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ऑप्शन बी कैंसिल। चलिए हम ऑफ सिंगल देख रहे हैं, लेकिन वहां पर डबल एफ होना चाहिए ना, बस के मामलों में क्या होना चाहिए? और डबल एफ होना चाहिए। डबल एफ हम किस ऑप्शन में देख रहे हैं? ऑप्शन सी में देख रहे हैं। 26 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 26 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए हम लोग 27 में आते हैं। कर क्या? ही मैनेज टू गेट विथ पनिशमेंट। देखिए एक बहुत ही बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, गेट अवे विथ। गेट अवे विथ मतलब भाग जाना, बच के निकल जाना। अगर आप किसी सजा से बच के निकल जाते हैं तो आप गेट अवे विथ करते हैं। बच के निकलना, सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है ना। अंग्रेजी कहें तो इसका अंग्रेजी होगा स्केप, अंग्रेजी की बात करें तो इसका अंग्रेजी होगा स्केप, ठीक है। गेट अवे विथ मतलब बच के निकल जाना। तो ही मैनेज टू गेट, ठीक है ना, विथ दे दिया है, आगे विथ दे दिया है, हमें क्या सिर्फ भरना, वे भरना है, यानी कि 27 का राइट आंसर हमें बी मिलेगा, ठीक है ना। 27 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए 28 सवाल को देखते हैं हम लोग। चलिए 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कैन यू अकाउंट योर एब्सेंस? क्या तुम अपने अनुपस्थिति का कारण बता सकते हो, ठीक है ना। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना, व्याख्या देना। अगर आप कुछ अकाउंट फॉर करते हैं, आप उसके कारण बताते हैं। तो इस प्रकार हम 28 के सवाल में हम क्या देखेंगे? अकाउंट के साथ फोर को ढूंढेंगे और फोर जो है वो ऑप्शन बी में हमें प्राप्त होता है। 28 का राइट आंसर बी होगा। 29 सवाल में आते हैं। चलिए 29 करेंगे, सी मैनेज टू ओवर द शॉक ऑफ हर संस्देत, यानी कि इसका मतलब है कि वो अपने बेटे के मृत्यु के सदमे से उबरने में कामयाब रही। चलिए अब क्या यहाँ होना चाहिए? गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर होना, उबरना किसी सदमे से, ठीक है। हम ऐसा ऑप्शन केवल बी में देखते हैं। हमारा 29 का आंसर जो होगा वो बी होगा। गेट ओवर का मतलब उबरना, उबरने के लिए बाकी कोई ऑप्शन इसमें काम नहीं करेगा। चलिए 30 सवाल देखते हैं। द डॉग, ठीक है ना, द डॉग वेंट द कैट, यानी कि इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो डॉग है उसने कैट पर हमला कर दिया। तो गो ऑन का मतलब होता है, गो ऑन एक बहुत ही फेमस ये फ्रेजल वर्ब है। गो ऑन का मतलब होता है हमला करना, उसका पास्ट टेंस हमें देखना है, तो वेंट के साथ क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा 30 का राइट आंसर ए होना चाहिए। बच्चों तो आज के ये हमारे प्रैक्टिस सेशन इतने रहे ये फ्रेजल वर्ब के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फ्रेजल वर्ब को एक बार बनाने से पहले एक बार आप इसके जो वीडियो हैं, इससे रिलेटेड जो वीडियो हैं वो डे 19 से लेकर के, उसमें मेंशन किया गया है डे 19 से लेकर के डे 23 तक के जो वीडियोज हैं, एक बार आप पूरी तरह से देख लें और इसके बाद ही जाकर के आप इस वीडियो को देखेंगे। आपको 100 नहीं 200% समझ में आएगा, ऐसा हमें मेरा विश्वास है। तो आज की बात बस इतना ही। आगे के फिर दिनों में आपको और भी फ्रेजल वर्ब के वीडियो जारी किए जाएंगे जो प्रैक्टिस सेशन से जुड़े होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।